सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रही है उसी खबर के साथ जिसने महाराष्ट्र में चिंता बढ़ानी शुरू कर दी है। कोरोना वायरस ने फिर से दस्तक दे दी है देश में और महाराष्ट्र, केरल वो राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा मामले नजर आ रहे हैं। 95% जो महाराष्ट्र के मामले हैं वो इसी शहर मुंबई से रिपोर्ट हो रहे हैं। आज 33 नए मरीज महाराष्ट्र राज्य ने रिपोर्ट किए हैं। अस्पतालों में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जो कमजोर वर्ग है, पहले से बीमार लोग हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उन्हें सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है। दिखाते सबसे पहले आपको मुंबई से ये रिपोर्ट। कोरोना काल अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। नए वेरिएंट के साथ ये जिद्दी वायरस फिर से मुंह उठाए खड़ा है। महाराष्ट्र में 130 से ज्यादा सक्रिय कोविड मरीज हैं। 2 मौतें हुई हैं। कुल सक्रिय मरीजों में से 95% मुंबई शहर से ही हैं। राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है। कोविडच्या बद्दल काल कॅबिनेटमध्ये चर्चा झालेली आहे। कल हमने कोविड को लेकर कैबिनेट में चर्चा की है। हम सब और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। सबको सावधानी बरतनी चाहिए। चिंता की कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। कारण कुणालाही नाही, कुणी पॅनिक होण्याची गरज नाही। मुंबई में कोविड मरीजों के लिए निजी अस्पतालों में बेड की तैयारी सुनिश्चित कर रहे डॉक्टर गौतम भंसाली कहते हैं कि फ्लू के 10 मरीजों में से 2 मरीज कोविड के निकल रहे हैं, लेकिन कोरोना का नया वेरिएंट सिर्फ कमजोर और गंभीर मरीजों पर ही भारी है। इस वेरिएंट में भी JN1 में भी लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। हमारे पास आ रहे हैं केसेस। हम लोग जब पेशेंट कंप्लेन लेके आ रहे हैं कि गले में खिचखिच हो रही है, रनिंग नोज हो रहा है, फीवर हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तब चेक करवाते हैं तो इंसिडेंटल फाइंडिंग 10 में से 2 या 3 लोगों को मिलती है। बट ऐसा कंडीशन नहीं है कि मरीज को भर्ती करना पड़े या ऑक्सीजन पड़े या कोई स्ट्रॉन्ग मेडिसिन देने की जरूरत पड़े। जो हॉस्पिटल में अरेंजमेंट की जहाँ तक बात है, बेड हर हॉस्पिटल में अवेलेबल है। 3rd बूस्टर डोज की बात, अभी मेरे पास फ़ोन काफ़ी मरीजों के आ रहे हैं, काफ़ी पेशेंट्स लोगों के आ रहे हैं। थोड़ा पैनिक मोड में भी लोग हैं। वो पूछ रहे हैं कि साहब अभी जैसे फ्लू शॉट हम लोग लेते हैं हर 9 महीने में, साल भर में, जो सीनियर सिटीजन टाइप के लोग हैं वो कहते हैं कि हम भी कोविड का एक बूस्टर डोज वगैरह ले लेते हैं, ले क्या। कोरोना की लहर के बाद लगभग हर साल कोविड के छिटपुट मामले सामने आते ही रहते हैं और बरसात के दौरान फ्लू के साथ कोविड के मिलते जुलते लक्षण उलझन में भी डालते हैं। फिलहाल ये समय है बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार मरीजों को सुरक्षित रखा जाए। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण जी रोहित के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। और अब ये बात करते हैं बिहार की एक लड़की की जिसे केरल के स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है और अब इसकी कहानी बच्चों को पढ़ाई जाएगी। केरल के एर्नाकुलम जिले के एक सरकारी स्कूल से पढ़ी 19 साल की दरक्षा परवीन अब किसी पहचान की मोहताज नहीं है। श्रम और भाषा का स्वाद नाम से इसकी कहानी अब केरल की 6ठी क्लास में पढ़ाई जा रही है। वो बताती हैं कि एक खास शिक्षा कार्यक्रम रोशनी ने उनके जीवन को बेहतर बनाने में भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री ने मुझसे कहा कि वो चाहते हैं कि मैं जो जीवन में करना चाहती हूँ उसे पूरा करूँ। मैं उनके शब्दों को कभी नहीं भूल सकती क्योंकि किसी ने मुझसे ऐसा कभी नहीं कहा। दरक्षा बिहार के दरभंगा की रहने वाली है। फर्राटेदार मलयालम बोलती है। एक शिक्षक ने दरक्षा को अपनी कहानी लिखने के लिए प्रेरित किया। इसमें बिहार में उसके जीवन की यादें और केरल आने के बाद आए बदलाव को बताया गया है। दरक्षा गरीब परिवार से ताल्लुक रखती है। वो, उनके पिता मोहम्मद समीर एर्नाकुलम में फुटवेयर बनाने वाली कंपनी में काम करते हैं, लेकिन दरक्षा फैशन डिजाइनर बनना चाहती हैं। मैं फैशन डिजाइनिंग सीखना चाहती थी क्योंकि मुझे कपड़े डिजाइन करने का शौक है। अब मैं वो काम कर रही हूँ और इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से हिंदी भाषा में डिग्री कोर्स भी कर रही हूँ। दरक्षा का सबसे बड़ा सपना अब अपना घर खरीदना है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और अब अगली खबर उत्तर प्रदेश से आपको दिखाते हैं जहां शिक्षकों की भर्ती को लेकर विवाद हो गया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इसको लेकर राज्य सरकार को घेर रही है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में हजारों अभ्यर्थी टीचर भर्ती का इंतजार कर रहे थे।
उनकी उम्मीद जगी जब राज्य सरकार के आधिकारिक एक्स अकाउंट से एक रिपोर्ट साझा की गई। रिपोर्ट के मुताबिक 1,93,862 पदों पर भर्तियां होनी थी। ये पोस्ट @UPGOVT हैंडल से किया गया था, लेकिन कुछ समय बाद ही इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। इस बीच कई जगह ये खबर छप चुकी थी। नौकरी का पोस्ट आने और डिलीट होने के बाद से यूपी की राजनीति में घमासान मचा है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट एक्स पर साझा किया, जिसे उन्होंने 2027 के चुनाव में बीजेपी की हार का राजनीतिक गणित बताया है। इससे पहले अखिलेश ने एक पोस्ट में लिखा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से नौकरियों के बारे में की गई पोस्ट डिलीट कर दी गई है, वैसे ही नौकरियां भी उत्तर प्रदेश से डिलीट कर दी गई हैं। लगभग 2 दिन के लिए तो पोस्ट करके रखते, नौकरी बीजेपी के एजेंडे में है ही नहीं। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने एक्स पर लिखा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्वीट डिलीट करके 2 लाख शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर दी। तड़के सुबह सरकार की ओर से इस सूचना को ट्वीट किया गया और दोपहर होते होते ट्वीट गायब। इस मुद्दे पर बीजेपी का कहना है कि राज्य में राष्ट्रीय मानकों के अनुसार शिक्षक हैं। विधानसभा के सत्र के दौरान ये सवाल पूछा गया था तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने आंकड़ों के साथ बताया था कि आज उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर पर भी और माध्यमिक स्तर पर भी शिक्षक और जो छात्र का अनुपात है वो देश के अनुपात के बिल्कुल अनुकूल है। जहां प्राथमिक आधार पर 22 छात्रों पर 1 शिक्षक है, वहीं माध्यमिक स्तर पर 28 छात्र छात्राओं के ऊपर 1 शिक्षक काम कर रहा है। तो वो पूरे शिक्षक की जो स्थिति है वो पर्याप्त है और अभी फिलहाल कोई रिक्ति नहीं है और उसके रिक्ति की नहीं है, इसलिए नौकरी की प्रक्रिया नहीं है। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में युवा शिक्षक बनने की तैयारी करते हैं। भर्ती का पोस्ट आने के बाद हजारों युवाओं की उम्मीद जगी होगी, लेकिन पोस्ट डिलीट हो गया और इस पर राजनीति शुरू हो गई है। पंकज झा, NDTV इंडिया। और बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की बात करते हैं, जिनकी सुरक्षा को लेकर वाकई अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हाल ही में एक लड़के ने उनके अपार्टमेंट में घुसने की कोशिश की, पकड़ा गया और उसके बाद अब आज सुबह की बात है कि एक लड़की ने जबरदस्ती एंट्री लेने की उनके अपार्टमेंट में कोशिश की। पारस दामा की रिपोर्ट देखिए। सलमान खान के इस गैलेक्सी अपार्टमेंट में घुसने की कोशिश करता एक शख्स पकड़ा गया है। ये मामला 20 मई की शाम 7:15 बजे के आसपास का है। सलमान के घर तैनात मुंबई पुलिस के जवानों ने उसे पकड़ लिया। सलमान खान को जो भी आज तक धमकियां आई है, उन्होंने जो भी प्रोटेक्शन की मांग की थी, उनके जो भी ज़रूरती प्रोटेक्शन वो दिया गया है। मेरे ख्याल से उनके लाइफ को कोई भी थ्रेट नहीं है। सूत्रों के मुताबिक सलमान खान की सुरक्षा में तैनात पुलिस अधिकारी ने बांद्रा पुलिस को बताया, 20 मई की सुबह एक व्यक्ति गैलेक्सी बिल्डिंग के आसपास घूमता देखा गया। पुलिस ने उसे वहां से चले जाने को कहा। उस व्यक्ति ने अपना फोन पटक कर तोड़ दिया और चला गया। शाम 7:15 पर वही व्यक्ति अपार्टमेंट के मेन गेट पर आया, किसी की कार से सट के गेट के अंदर दाखिल हो गया। उसके बाद उसे फौरन हिरासत में लेकर बांद्रा पुलिस के हवाले कर दिया गया। पकड़े गए व्यक्ति का नाम जितेंद्र कुमार हरदयाल है। वो 23 साल का है, छत्तीसगढ़ का बताया जा रहा है। उसका कहना है वह सलमान खान से मिलना चाहता था। वैसे गुरुवार सुबह एक महिला इस इमारत में अवैध एंट्री की कोशिश कर रही थी। पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है। बीते कुछ दिनों में ये दूसरी घटना है जब बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के बिल्डिंग में अज्ञात व्यक्ति ने घुसने की कोशिश की हो। वहीं दोनों सलमान खान से मिलने की चाह रख रहे थे, ऐसा दावा किया जा रहा है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि ये सलमान खान के फैंस थे या इसके पीछे कहानी कुछ और है। मुंबई से कैमरामैन सचिन के साथ पारस दामा, NDTV इंडिया के लिए। और पहलगाम आतंकी हमले को 1 महीना पूरा हो चुका है। लोग उस दर्द से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। देश के दूसरे हिस्से के लोग भी पहले दिन से उनके साथ खड़े हैं। देखिए रिपोर्ट। ये पहलगाम की सड़कें हैं। आमतौर पर इस मौसम में यहाँ सैलानियों का मेला लगा रहता है, लेकिन आजकल ये सूनी है। ज्यादातर दुकानें बंद हैं, टैक्सियां स्टैंड पर खड़ी हुई हैं। 22 अप्रैल को यहाँ से चंद किलोमीटर दूर बैसरन में जो आतंकी हमला हुआ, उसका असर 1 महीने बाद भी देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सैलानी बहुत ही कम आ रहे हैं। हालात सामान्य होने में थोड़ा वक्त लगेगा। इन्हें सरकार से भी मदद की दरकार है।
अटैक के बाद सर जी अभी वैसे के वैसे ही है। अभी कोई टूरिस्ट भी कोई खास नहीं आना शुरू हुआ, कोई इक्का दुक्का कभी कोई आता है, तो बाकी कोई वैसा ही है। अभी पता नहीं गवर्नमेंट क्या इसके बारे में क्या डिसीजन ले रही है क्या नहीं है। जो असर पड़ा है सबसे ज्यादा पहलगाम को पड़ा, लोकल को पड़ा। आप देखें मार्केट पूरा खाली है, यहाँ पे कुछ है नहीं। अभी यहाँ पर कुछ काम ही नहीं है, ना कोई लोकल है ना कोई टूरिस्ट है। गवर्नमेंट को भी अब हमारा भी सोचना चाहिए कि यहाँ पर अब थोड़ा सा रेस्टोर करे ताकि हमारी जिंदगी भी थोड़ी चल सके। आम लोगों का मानना है कि जल्दी ही बेहतर दिन लौटेंगे और वादियां सैलानियों से फिर गुलजार होंगी। यहाँ के लोगों का हौसला वो सैलानी बढ़ा रहे हैं जो भले ही कम संख्या में हैं, लेकिन यहाँ आ रहे हैं। 1 महीने पहले पहलगाम में हुए हत्याकांड का एक अहम मकसद ये भी था कि खौफ फैलाए। जो पर्यटक कश्मीर आते हैं मुल्क के कई हिस्सों से, उन्हें यहाँ से भगाया जाए और नए कोई पर्यटक यहाँ ना आ जाए। 1 महीने के बाद डर तो है, लेकिन कई लोग नहीं आए जिनकी बुकिंग थी कैंसिल है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ आ रहे हैं और ये मैसेज देने के लिए कि ये मुल्क हमारा है और हमें कोई डरा नहीं सकता है। और आप बॉम्बे से आए हैं? जी बिल्कुल, हम मुंबई से आए हैं और मैं सारे इंडिया वालों को कहूँगी प्लीज़ अपनी कंट्री में आइए, क्योंकि टेररिज्म यही चाहता है कि ये कश्मीर इंडिया से अलग हो और हम जैसे लोग ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। प्लीज़ आइए यहाँ। लेकिन डर कुछ तो नहीं है, इतना आतंकी कुछ भी डर नहीं है। मैं 4 दिन से यहाँ पर हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपने छोटे बच्चे को लेकर आई हूँ, कोई इशू नहीं है। प्लीज़ अपनी कंट्री को सपोर्ट करो। कश्मीर में कुछ इशू नहीं है। कश्मीर इज जन्नत, ये जन्नत है, तो हम टेररिज्म को बीट करना चाहिए यहाँ आके। तो ये जन्नत है, हम तो जन्नत में आएंगे ही। पहलगाम के इन डॉक्टरों को आज भी वो दिन याद है जब आतंकियों ने सैलानियों पर गोलियां बरसाई थी। घायलों को यहाँ इलाज के लिए लाया गया था। हमारी आंखों के सामने जब आया तो दुख तो बहुत था, दुखी भी हम थे, लेकिन साथ में कोशिश ये भी थी कि कोई भी इंजर्ड है जिसकी जान बच सकती है तो हम अपनी जान लगा के उनकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो दिल को दुखित करने वाली न्यूज़ थी एट दैट टाइम, सभी जो हमारा स्टाफ था वो तो दुखी था ही, बट ये भी कॉन्शियस था कि पेशेंट्स को ट्रीट करना है इस टाइम। जो ही हमने ये सुना तो हमने मतलब अपनी पूरी तैयारी कर ली कि मतलब इनका फर्स्ट एड इनको कैसे देंगे, क्या हो उनका, क्योंकि उनको उसका पता नहीं था कि क्या हुआ। इंसिडेंट हुआ था तो हमने वो पूरा मतलब अपनी तरफ से तैयारी की। इट वाज अ डिफरेंट सिचुएशन, इट वाज टोटल कैटास्ट्रोफ, बट स्टिल वी मैनेज्ड, वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट। हम सब थे यहाँ पे और सभी जख्मियों को बचाया। ये सबसे यहाँ पे यूजुअली ऐसे इंजरीज आते नहीं है। जो ही हमने ये न्यूज़ सुनी, इट वाज हॉरिबल न्यूज़ फॉर वी वर शॉक्ड टू हियर द न्यूज़। तो वो इमीडिएटली प्रिपेयर्ड आवरसेल्व्स। हमने बिल्कुल लंच भी नहीं किया उस वक्त। आपके पास वो इतनी दवाई थी, इंजेक्शन थे, सर्जिकल इक्विपमेंट था, we have a store, जख्मियों का। Yeah, we have a store here. Everything was available here. IV fluids, dressings, everything was available. We just mobilized our team and ambulances. हमने कोशिश की कि पहले इंजर्ड रिसीव करे। ये एम्बुलेंस डिप्लॉय की गई, उसमें स्टाफ भी हमारा गया, वहाँ से रेस्क्यू किया। ये सब चीज़ें करके हमने साइड बाय साइड यहाँ तो इंजर्ड पहुँचाए, साथ साथ हमने यहाँ पे अरेंजमेंट की। अंडर कंस्ट्रक्शन जो नई बिल्डिंग है उसमें हमने बेड्स अरेंज किए, क्योंकि डेड बॉडीज भी आने लगी। फिर उन चीज़ों के लिए हमें यहाँ पे भी अरेंजमेंट करना था, साथ साथ वो सब चीज़ें करनी। The moment we received this news, within a span of 15 to 20 minutes, क्योंकि यहाँ SDRF भी थी उस वक्त, we made a big ward with 28 beds हमने इंस्टॉल इमीडिएटली किए, क्योंकि हमारे पास ये यात्रा का सारा इक्विपमेंट जो रहता है स्टोर में रहता है, और इससे हमने इमीडिएटली वो बेड्स उठा के यहाँ लगा दिए। ये तस्वीरें जम्मू से आई हैं, जहां बच्चों ने पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। आज पूरा 1 महीना हो चुका है उस पहलगाम अटैक को हुए, और उसी चीज़ को श्रद्धांजलि देने के लिए, ट्रिब्यूट देने के लिए, जितने भी सिविलियंस की डेथ हुई थी उसमें, उन सबको ट्रिब्यूट देने के लिए आज हमारे स्कूल में ऑर्गेनाइज किया गया था ये प्रोग्राम। आज हमारे स्कूल में श्रद्धांजलि दी गई उन विक्टिम्स को जो पहलगाम में जो अटैक हुआ पाकिस्तान द्वारा जो किया गया था। ये बहुत ही एक कार्यपूर्ता हरकत थी उनके द्वारा जो की गई थी, उसमें हमारे कितने ही बेकसूर सिटीजन मारे गए। तो आज उनको एक पूरा महीना हुआ, उस चीज़ को देखते हुए हमने आज यहाँ अपने स्कूल में अपने बच्चों, अपने टीचर्स के द्वारा उन सबको एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है।
नजीर मसूदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। भारतीय लेखिका, वकील और एक्टिविस्ट बानू मुश्ताक ने किताब लिखी हार्ट लैम्प। कन्नड़ भाषा में इसे लिखा गया, इसे बुकर प्राइज मिला है। इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन लिखा दीपा बष्टी ने और बुकर अवार्ड जीतने वाली इस किताब के लिए वो पहली भारतीय ट्रांसलेटर बनी है। उनसे बात की हमारी सहयोगी गौरी द्विवेदी ने, आपको दिखाते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही है बानू मुश्ताक जी, जिन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है अपनी शॉर्ट स्टोरीज के लिए और उसको अब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, जिसके बाद उन्होंने ये अवार्ड जीता। बानू जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहली चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आपकी जो ये कहानियाँ हैं, ये औरतों की जो जर्नी है, वो उनकी लाइफ स्टोरीज है, उनको दर्शाती है। कैसा लग रहा है आपको कि आपकी ये कहानियाँ, ये स्टोरीज दुनिया में एक ग्लोबल ऑडियंस के साथ एक कनेक्ट कर पाई हैं? ये बड़ी अच्छी बात है और ये खुशी की बात भी है कि ये ग्लोबल ऑडियंस को पसंद आ गई ये चीज़, और वो ऐसे मान रहे हैं कि जैसे ये कोई उनकी बहन या उनकी बीवी या उनकी माँ उनके साथ खुसर पुसर कर रही है। ये जो उन लोगों को नहीं मिलता ना, ये मौका ही नहीं मिलता ना उनको। सब आज एक दौड़ की जिंदगी में मसरूफ है। ये जिंदगी के दौरान ये एक खास तौर से एक चाहत मोहब्बत से, एक जो एक सुकून से बैठकर एक औरत के साथ, जो भी हो, बहन हो, बीवी हो या बेटी हो, उसके साथ बात करने का मौका ही लोगों को नहीं मिलता ना, औरतों को भी नहीं मिलता, मर्दों को भी नहीं मिलता। ये मामले में ये जो कहानियां जा रहे हैं, ये उनको सुन रहे हैं, ये इसको फील कर रहे हैं, इसको पहचान रहे हैं कि कोई मेरी अपनी बात कर रही है, मेरी कोई खास बात कर रही है, खास रिश्तेदार बात कर रही है। इस किस्म से, इस वजह से वो बहुत इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, फील कर रहे हैं, जान रहे हैं कि ये एक नई दुनिया है, इसमें क्या कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, और इससे हमारा क्या रिएक्शन हो सकता है। बहुत सारे लोग रिएक्शन दिए हैं। मैं ऐसा कर रही हूँ कि सेग्रीगेट नहीं कर रही हूँ कि ये मर्द है या औरत है, औरत कह रही है, मर्द सुन रहा है, ऐसी बात नहीं कह रही हूँ मैं। दोनों कह रहे हैं, दोनों सुन रहे हैं। एक सोसाइटी में जो एक इस किस्म का जो इंटरेक्शन होना चाहिए, वो हो रहा है आपकी कहानियों के माध्यम से, कहानियों के थ्रू हो रहा है। जी, भारतीय साहित्य का एक बहुत स्वर्णिम इतिहास है और आपका ये रिकग्निशन, ये अवार्ड जो है आगे का एक बहुत उज्जवल भविष्य भी दिखाता है। आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी भानु जी, वो ये कि हमने शुरुआत करी थी कि औरतों की कहानियों के साथ, कि जो आपकी कहानियों में औरतों के सारे स्ट्रगल, उनकी सारी कश्मकश को आप दर्शाती हैं। क्या संदेश देना चाहेंगी उन सारी औरतों को जो आपकी कहानियां पढ़ती हैं और ये इंटरव्यू जो है आपका वो इस वक्त देख रही हैं? ये देखिए, औरतों को कोई एक संदेश देना जरूरी नहीं है, क्योंकि जैसे मैं देखकर हूँ, इंडियन women, they are already very very strong, they are powerful, they can make a decision, they can make judgment, वो जिंदगी को संभाल सकती हैं। ये औरत का ही एक जो ताकत है कि वो कभी भी वो फैमिली से बाहर निकल सकती है, मगर निकलती नहीं। वो एक फैमिली स्ट्रक्चर को एक कॉन्शियस तौर से बरकरार रखना चाहती है, वो फैब्रिक तोड़ना नहीं चाहती। इसलिए वो कंटिन्यूस तौर से वो ये मामले के अंदर जो उसकी ताकत है, उसकी कुव्वत है, वो डिस्ट्रक्शन में यूज नहीं कर रही है, वो कंस्ट्रक्टिव तौर से यूज कर रही है और अपने खानदान को, अपने बच्चों को, वो उनके बारे में सोचती है, अपने से ज्यादा उनके बारे में सोचती है। इट्स ए हाई टाइम वो अपने बारे में भी सोचे, अपने क्वालिटीज के बारे में भी सोचे, अपनी लियाकती के बारे में भी सोचे, वो भी कुछ करे। अगर वो कुछ करना चाहती है फिर भी मौका नहीं मिलता, मौका बना ले कि अलग क्वालिटीज को एक्सपोज करे, वो अपनी खुशी के लिए भी और समाज के भलाई के लिए।
बिल्कुल सही कहा आपने। सृष्टि, समाज, परिवार सब में जोड़ने का काम महिला ही करती है। भानु मुश्ताक हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरे देश की ओर से, एनडीटीवी की ओर से आपको एक बारी फिर से मैं मुबारकबाद देना चाहूंगी एक बहुत बहुत बड़े रिकॉग्निशन के लिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।